मार्गेंथाउ यथार्थवादी सिद्धांत के 6 नियम बताते हैं। कौन कौन से हैं 6 नियम? वापस एक बार रिपीट करता हूं, लिखे हुए हैं। 6 तो मार्गेंथाउ के यथार्थवाद के नियम, 9 कूटनीति के नियम और 3 शांति के नियम। ये तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, देखते हैं अभी 6 नियमों की बात करते हैं। पहला नियम क्या है उसको समझते हैं। पहले इधर जो लिखा हुआ है वही समझाऊंगा आपको, अभी थोड़ी देर मेरी बात को समझना। मार्गेंथाउ के 6 नियम। पहला नियम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति? शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जड़ मानव प्रकृति में निहित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जड़ क्या है? शक्ति प्राप्त करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष है, शक्ति साध्य साधन दोनों हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जड़ें हैं, जो मार्गेंथाउ बता रहा है। ऐसा क्यों होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष पाया जाता है? मार्गेंथाउ से पूछा जाता है कि साहब सहयोग क्यों नहीं पाया जाता है, संघर्ष क्यों पाया जाता है, बताइए। मार्गेंथाउ बड़ा प्यारा जवाब देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष इसलिए पाया जाता है कि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है। कैसी प्रकृति है? मनुष्य में दुर्गुण होते हैं, और मेनली व्यक्ति में 2 दुर्गुण होते हैं। एक तो स्वार्थी होता है, मनुष्य अपने ही बारे में सोचता है हमेशा कि बस मेरा भला हो जाए, सामने वाले का पता नहीं हो एक नहीं हुई, बस मैं पढ़ा दूं बच्चों को, बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़े, बस मेरे को फीस मिल जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं। डॉक्टर जब इलाज करता है तो वो देखता है कि बस मेरे को पैसे मिल जाएं, पेशेंट मरे जिए कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति स्वार्थी है। तो मार्गेंथाउ के अनुसार व्यक्ति में स्वार्थपन पाया जाता है। लेकिन चलो स्वार्थीपन तो यहां तक पूरा हो जाता है कि अपना काम निकल गया, फीस मिल गई, जय सिया राम, इलाज कर दिया, मरे जिए कोई मतलब नहीं, जय सिया राम, पैसे मिल गए अपने को, अपना जो स्वार्थ था वो पूरा हो गया। लेकिन जो दूसरा दुर्गुण पाया जाता है, प्रभुत्व लालसा, जिसका कोई और छोर ही नहीं है, जिसकी कोई समाप्ति नहीं है, ये युद्ध करवाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष करवाता है। तो उसने पूछा कि ये दुर्गुण तो मानव में होता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे आ गया? जब मनुष्य सत्ता में बैठ जाएगा तो भी वो व्यक्ति है, उसकी इच्छा है प्रभुत्व लालसा। पहले उसकी इच्छा थी कि मैं वार्ड का पार्षद बन जाऊं, वार्ड का पार्षद बन गया तो इच्छा हो गई साहब मैं तो जिला परिषद में पहुंच जाऊं, विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, और प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं। प्रधानमंत्री बनने के बाद में लगता है कि अब तो सारी दुनिया पे ही कब्जा कर लूं, सारी दुनिया ही मेरा कहना मानने लग जाए, इतनी शक्ति मेरे पास आ जाए। तो ये जो प्रभुत्व लालसा है, इसका कोई और छोर नहीं है, और यही शक्ति प्राप्त करवाना चाहता है और यही संघर्ष करवाता है। ऐसा मानना है मार्गेंथाउ का। इतनी बात समझ में आ गई तो अब अपने को काम की बात क्या समझनी है जो परीक्षा में आएगी। 2 ही बातें आएंगी यहां से। मार्गेंथाउ के 6 नियमों में पहला नियम है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जड़ मानव प्रकृति में निहित होती है। मानव जन्म से ही दुर्गुणी होता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के दुर्गुण पाए जाते हैं। पहला दुर्गुण तो यह होता है कि वह स्वार्थी प्राणी है, लेकिन इसकी तो पूर्ति हो जाती है। लेकिन दूसरा जो दुर्गुण है प्रभुत्व लालसा, उसका कोई और छोर नहीं होता है और वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो पहला नियम मानव प्रकृति में निहित है, और मानव मूलतः क्या है? दुर्गुणी प्राणी है। 2 दुर्गुण पाए जाते हैं, स्वार्थपरकता, प्रभुत्व लालसा। स्वार्थपरकता का क्षेत्र तो सीमित है, लेकिन प्रभुत्व लालसा का क्षेत्र असीमित है, और ये प्रभुत्व लालसा शक्ति संचय करवाती है। और शक्ति क्या है? इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, शक्ति के संचय के लिए संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। आइए आगे। मार्गेंथाउ के अनुसार राज्य भी मानव राहत से निर्मित होता है, इसलिए राज्य में भी स्वार्थपरकता और प्रभुत्व लालसा के गुण पाए जाते हैं। इसे मनुष्य से तो राज्य बना है, तो जब मनुष्य में ये गुण है तो राज्य में भी आ जाएंगे।
राज्य भी प्रभुत्व लालसा के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संचित करता है, अर्थात व्यक्ति के लिए संघर्ष किया जाता है। इसी संदर्भ में मार्गेनथाउ का कथन है, घरेलू राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये शक्ति के लिए संघर्ष है। वही कोटेशन वापस आ गए घूम फिर करके, दो कोटेशंस अभी भी दो की दो ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है और शक्ति साध्य साधन दोनों है। अब आता है दूसरा नियम, मार्गेनथाउ के यथार्थवाद का दूसरा नियम, राष्ट्रहित की प्रधानता। पहला नियम क्लियर, दूसरा नियम राष्ट्रहित की प्रधानता। मार्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश भाग क्यों लेता है? राष्ट्रहित को प्राप्त करने के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया ने अपने साथ में ऐसे ने परमाणु सहयोग समझौता किया है, यूरेनियम देगा अपने को, अमेरिका ने किया है, तो ऐसा नहीं है वो अपने को ही भला कर रहे हैं, अपने से भी उनका कुछ ना कुछ चाहिए। उनका क्या राष्ट्रहित है, वो भी हमसे कुछ ले रहे हैं। उन्हें भी हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में सुरक्षा चाहिए। तो राष्ट्रहित प्रधान है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहित की प्रधानता होती है। यथार्थवाद का मार्गेनथाउ का दूसरा नियम। अब मार्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रहित होता क्या है? तो राष्ट्रहित क्या है? शक्ति प्राप्त करना ही राष्ट्रहित है। शक्ति चाहिए। राष्ट्रहित होता क्या है? तो अगला नियम मार्गेनथाउ का यही कहता है कि राष्ट्रहित का कोई अर्थ नहीं होता है। तो मार्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए भाग लेते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हितों की प्रधानता पाई जाती है। राष्ट्रहित होता क्या है? तो राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। फिर भी राष्ट्रहित दो प्रकार के होते हैं। अर्थ नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रहित दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्थिर हित और दूसरे अस्थिर हित। एक मार्मिक हित और एक अमार्मिक हित। स्थिर हित है मार्मिक हित। राष्ट्रहित ही राष्ट्रहित है, लेकिन राष्ट्रहित ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये फील करवा दे कि हमारी तो इज्जत ही गई, हमारी तो शक्ति ही नष्ट हो रही है। ऐसा कौन सा होता है? देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, ये मार्मिक राष्ट्रीय हित हैं, जो स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं, जो कभी नहीं बदलते हैं। चाहे राज्य के कितने भी स्वरूप हो जाएं, चाहे समाजवादी राज्य है, साम्यवादी है, चाहे वहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली है, चाहे संसदात्मक प्रणाली है, चाहे एकात्मक राज्य है, संघात्मक राज्य है, लेकिन अगर मर्मता थोड़ी सी भी यदि किसी ने चोट पहुंचाई, इतना मर्मशील होता है ये, किसके लिए? आन बान शान, युद्ध तक करने को, सब कुछ लुटाने को तैयार रहेंगे। तो ये हो गए स्थायी हित, स्थिर हित। और अस्थिर हित कौन से होते हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हित। ये बदलते रहते हैं। कभी हम समाजवादी की तरफ जा रहे थे, राष्ट्रीयकरण कर रहे थे, आज हम पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, आज हम पीपीपी मोड लेकर के आ रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला रहे हैं, निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो राष्ट्रहित स्थिर और अस्थिर दो प्रकार के होते हैं। समझ में आ गए? स्थिर हित कैसे होंगे? जो मार्मिक है, जैसे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा। अस्थिर हित जो अस्थिर हैं, अस्थायी हैं, जो बदलते रहते हैं। कौन से होते हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। तो राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। मार्गेनथाउ के 3 नियम क्लियर? कौन कौन से? रिवाइज कर लो एक बार। पहला नियम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जड़ मानव प्रकृति में निहित होती है। ये जो भी शक्ति संघर्ष की बात कर रहा है ना, ये इसलिए होता है कि मानव की प्रकृति ऐसी होती, नहीं तो ये नहीं। दूसरा, राष्ट्रहित प्रधान होते हैं और राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, यदि याद करने में
कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए इनमें यदि अपन सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं इनको। मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्र हित दो प्रकार के होते हैं, स्थिर और मार्मिक हित। स्थिर हित क्या है? भौगोलिक सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता, और ये परिवर्तित नहीं होते हैं। इनके लिए राष्ट्र का, देश का अंतिम व्यक्ति भी प्राणों को न्योछावर करने को तैयार रहता है। अस्थिर या अमार्मिक हित, इसमें आते हैं सामाजिक हित, सांस्कृतिक, आर्थिक, और ये बदलते रहते हैं। आगे मार्गेंथाउ कहता है, चौथा नियम आता है मार्गेंथाउ का, अन्य तीन हितों की भी चर्चा करता है, उनको अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन देखते हैं चौथा नियम मार्गेंथाउ का, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। ठीक है ना, देख लेते हैं फिर। देखो, मार्गेंथाउ के अन्य तीन हितों और बताता है, उपराष्ट्रीय हित, अन्य राष्ट्रीय हित और अंतरराष्ट्रीय हित। ये शक्ति संतुलन सिद्धांत में काम आएंगे अपने। उपराष्ट्रीय हित, अन्य राष्ट्रीय हित और अंतरराष्ट्रीय हित, तीन अन्य हितों की चर्चा करता है। उपराष्ट्रीय हित क्या है? शासक वर्ग अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्वार्थ हितों की पूर्ति के लिए भाग लेते हैं। अन्य राष्ट्रीय हित, दूसरे राष्ट्रों में हस्तक्षेप करना और हस्तक्षेप करके अपने हितों की प्राप्ति, अन्य राष्ट्रीय हित। और अंतरराष्ट्रीय हित है, युद्ध का प्रयोग किया जाता है। छोटे से आसान है। तीन नियमों के बाद अपन बात करते हैं चौथे नियम की, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चाहे कितने भी दबाव आ जाएं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन देश का जो नेतृत्व करता है वो अपने विवेक को नहीं खोता है। और अच्छे से इसे समझें, वह राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करता है, ये बोल सकते हैं अपन। यानी विवेक अंतरराष्ट्रीय राजनीति का उच्चतम मूल्य है। बहुत बड़ा युद्ध हो गया, लाखों लोगों की जान भी ले ली हिरोशिमा नागासाकी में, तो क्या इमोशनल होकर के अपने देश पर भी एक बम डाल दें कि लो साहब हमारे भी 3 लाख आदमी मार दिए, आपके 3 लाख मार दिए? तो विवेक नहीं खोना। मार्गेंथाउ के अनुसार यथार्थवादी सिद्धांत ऐसा नहीं है कि नैतिकता की उपेक्षा करता है, लेकिन कोई भी राष्ट्र को नैतिकता को ध्यान में रखकर राष्ट्रहित को नहीं छोड़ना चाहिए। राष्ट्रहित इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो राष्ट्रहित की प्राप्ति में निहित है। कोई भी शासक नैतिकता के आधार पर नैतिकता की अवहेलना नहीं कर सकता। विवेक हमेशा उसे रखना है। इतना नैतिक नहीं बन जाना है कि अपने राष्ट्रीय हितों को ही ताक पर रख दिया जाए। तो विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। 4 नियम कंप्लीट। मानव प्रकृति की जड़ वाला पहला नियम, राष्ट्र हितों की प्रधानता दूसरा नियम, राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है तीसरा नियम, और विवेक राजनीति का चौथा नियम, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। 5वां आता है सार्वभौमिक नैतिक नियम राष्ट्रीय नैतिक नियमों से अलग होते हैं। सार्वभौमिक नैतिक नियम कौन से हो गए? दया, करुणा, प्यार, प्रेम, सहयोग, सौहार्द, सहिष्णुता, चोरी नहीं करना, पाप नहीं करना, किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना, सार्वभौमिक नैतिक नियम। लेकिन जब वैक्सीन आई तो पहले हमारे राष्ट्र के लोगों को दी जाएगी, दूसरे देश के लोगों को बाद में, पहले हम। चाहे तुम्हारे देश में कितने बीमार आदमी हैं, चाहे 90% से ऊपर सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन है तुम्हारे देश की, लेकिन फिर भी हमारे युवाओं को पहले वैक्सीन दी जाएगी। सार्वभौमिक नैतिक नियम क्या कहता है? पहले बुजुर्गों को दी जाए, बीमारों को दी जाए, लेकिन अपने घर के तो भूखे और दूसरे घर के पेट भरे, ऐसा काम नहीं करना है। यही है सार्वभौमिक नैतिक नियम, कि सार्वभौमिक नैतिक नियम
से अलग होते हैं राष्ट्रीय नैतिक नियम। राष्ट्रीय नैतिक नियम सिर्फ राष्ट्र हित की बात करते हैं। राष्ट्र हित शक्ति होती है, अपनी शक्ति में वृद्धि करना। तो सार्वभौमिक नैतिक नियम अलग होते हैं, राष्ट्रीय नैतिक नियम अलग होते हैं। मार्गेंथाउ के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक नियम तो त्याग बलिदान पर बल देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय नैतिक नियम किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय हित की बात करेंगे केवल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। मार्गेंथाउ कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, इसे पॉलिटिकल साइंस से अलग करके पढ़ा जाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त विषय है, इसे आप पॉलिटिकल साइंस में भी शामिल कर रहे हो, ये भी गलत है, इसको अलग से पढ़ा जाना चाहिए। ये मार्गेंथाउ के यथार्थवाद के 6 नियम हैं। रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं 2 मिनट में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जड़ मानव प्रकृति में निहित है। राष्ट्रहित प्रधान होते हैं, राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। विवेक राजनीति का सर्वोच्च मूल्य है, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है, सर्वोच्च मूल्य है। सार्वभौमिक नैतिक नियम राष्ट्रीय नैतिक नियमों से अलग होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वायत्त विषय है। ये मार्गेंथाउ की कूटनीति के 6 नियम हैं। आगे चलते हैं अपन। तो मार्गेंथाउ का यथार्थवाद का विश्लेषण। मार्गेंथाउ 3 मूल नियम, 3 विदेश नीति, 3 शांति के प्रयास बताता है, प्रभाव नहीं है, 3 शांति के प्रयास। ठीक है, 3 मूल नियम क्या है? वो यथार्थवाद टाइप बात करेगा, वास्तविकता की बात करेगा। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रहित उसके भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विस्तार में निहित है। एक टॉपिक और दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि नेशनल इंटरेस्ट एंड सोर्सेज और एलिमेंट्स। तो राष्ट्रीय हित की पूर्ति कैसे की जाती है, किन पर आधारित होती है? तो यही पॉइंट वहां पे पढ़े जाते हैं। तो पहले बात आ गई, किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रहित किस पर निर्भर करता है? उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या है, उस पर राष्ट्रहित प्रभावित करता है। ठीक है, तो वहां पे अपन और डिटेल में इसको देखेंगे। दूसरा है, और अच्छे समझे, भौगोलिक स्थिति के आधार पर कई बार अपन किसी देश से समझौता करते हैं। हाल ही में एक ग्रुप बना है क्वाड, इसमें इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्या समानता है इनमें? ये प्रशांत महासागर के देश हैं सारे, प्रशांत महासागर के देश हैं। तो क्या प्रशांत महासागर का ग्रुप बन गया एक? ये भौगोलिक स्थिति के आधार पर बनाया गया ग्रुप है, चाइना को काउंटर करने के लिए। सांस्कृतिक, योगा, योग दिवस, जहां भी जाते हैं योग की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी। योग से संबंधित समझौता हुआ अपन देखते हैं, जब अपन पढ़ते हैं तो सांस्कृतिक समझौते हुए जिसमें योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, योग की ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ से योग प्रशिक्षु भेजे जाएंगे संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। आर्थिक समझौते होते ही हैं, देखते हैं अपन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, एफटीए। राजनीतिक, तो ये राष्ट्रीय हित पर राष्ट्रीय हित इन पर डिपेंड करता है कि अपन कहां पर हैं। छोटे से देश की भी कई बार जरूरत पड़ जाती है, छोटे छोटे देशों से समझौता करते हैं अपन, कोई ना कोई राष्ट्रीय हित उसमें छिपा हुआ होता है। दूसरा नियम, किसी भी राष्ट्र के नेता राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते हैं। वही बात घुमा फिरा करके, पहले तो ये कि किस पे डिपेंड करता है राष्ट्रीय हित, दूसरा ये कि जो देश का नेतृत्व है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए भाग लेगा। और राष्ट्र के नेता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संबंधों को ध्यान में रखकर भाग लेते हैं या बातचीत करते हैं। ये तो हो गए 3 मूल नियम।
देखिए ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं मार्गेंथाउ पर, वहीं से पूछता है। लेकिन ये भी बातें की है और अपन एक लेवल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट में विशेषज्ञता प्राप्त करना जरूरी है अपने लिए। 3 प्रकार की विदेश नीति की बात करता है, यथास्थितिवादी विदेश नीति, साम्राज्यवादी विदेश नीति और प्रदर्शनवादी विदेश नीति। यथास्थितिवादी, वर्तमान में जो प्रभुत्व है कम से कम वो तो बना रहे, ज़्यादा बढ़े नहीं बढ़े वो तो बाद की बात है। साम्राज्य, ये स्थिति कौन अपना रहा है? अमेरिका। साम्राज्यवादी विदेश नीति, इसमें युद्ध का प्रयोग किया जाता है और प्रदर्शनवादी में हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शनवादी कि हमारे पास में देखिए जैसे उत्तरी कोरिया करता रहता है और दक्षिण कोरिया चिल्लाता रहता है कि या हमारे क्षेत्र में से मिसाइल को गुजार लिया, हमारे क्षेत्र में से उसने हमारी सीमा में से मिसाइल को निकाला है, उसे दिखाता है कि देख मेरे पास भी है ये देख मेरे पास भी है। प्रदर्शनवादी नीति है उत्तरी कोरिया की। 3 शांति के प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट। शांति कैसे रह सकती है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आगे अपन आलोचना में पढ़ेंगे। जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष, और ये कहता है कि हर देश शक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है, पाया संघर्ष जाता है, तो फिर शांति की बात ही क्यों कर रहा है? तो ऐसी आलोचना होती है। लेकिन कर दी इसने शांति की बात तो अपने लिए तो एक प्रश्न तैयार हो गया कि 3 शांति के प्रयास कौन कौन से हैं। देखो, नियंत्रण द्वारा शांति, रूपांतरण द्वारा शांति और कूटनीति डिप्लोमेसी के द्वारा शांति। कैसे? नियंत्रण द्वारा, इसमें निशस्त्रीकरण, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा आदि नीतियां अपनाई जाती हैं। क्या क्या इनको देखते हैं। सारे पॉलिटिकल साइंस IR के टॉपिक हैं अलग से, ये एक टॉपिक है, निशस्त्रीकरण एक अलग टॉपिक है, सामूहिक सुरक्षा अलग टॉपिक है। इनसे भी शांति स्थापित की जाती है। तो देखो सामूहिक सुरक्षा की बात कर दी इसने, और सामूहिक सुरक्षा की वैसे बात कौन कर रहा है? आदर्शवादी, कि विश्व सरकार होनी चाहिए, विश्व व्यवस्था होनी चाहिए, सामूहिक सुरक्षा की बातें करते हैं। निशस्त्रीकरण की बात आदर्शवादी सिद्धांत करता है। हाँ, शक्ति संतुलन की बात यथार्थवादी सिद्धांत करता है। निशस्त्रीकरण आप समझ रहे हैं, शस्त्रों को कम करना, समाप्त करना नहीं है, कम करना। शक्ति संतुलन, ये 2 गुटों में शक्ति इस तरीके से बटी होती है जैसे ये बहुत पावरफुल है, ये इसकी तुलना में कम पावरफुल देश है, तो बाकी के जो देश हैं इसको सपोर्ट कर दें, तो इसके साथ लग गए तो इसके पास भी बराबर की शक्ति आ गई, शांति बन जाएगी। या इसके पास में ऑलरेडी बराबर की शक्ति है तो भी शांति बनी रहेगी। ये शक्ति संतुलन। सामूहिक सुरक्षा, ये छोटे छोटे देश हैं और इनको इस देश ने कह दिया कि यदि आपके ऊपर ये वाला देश हमला करता है, कोई शक्तिशाली राष्ट्र हमला करता है, तो यह हमला मेरे ऊपर हमला माना जाएगा। कि शक्तिशाली देश ने ऐसी सुरक्षा दे दी। सामूहिक सुरक्षा, UNO सामूहिक सुरक्षा का एग्जाम्पल है, नेम सामूहिक सुरक्षा का एग्जाम्पल है, नाटो सामूहिक सुरक्षा का एग्जाम्पल है। नाटो 1949 में बना था और इसमें एक एग्रीमेंट है नाटो के देशों के बीच कि यदि एक भी देश के ऊपर हमला होता है तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसी सामूहिक सुरक्षा की बात की जाती है, तो इससे भी शांति बनी रहती है। दूसरा है रूपांतरण के द्वारा, इसमें विश्व सरकार की स्थापना पर बल दिया जाता है। अब देखिए आदर्शवाद में पढ़ी अपन ये बात कि विश्व सरकार के गठन की बात करता है, विश्व सरकार की स्थापना की बात करता है। और कूटनीति द्वारा, कूटनीति क्या होती है? ऐसे बातचीत की जाती है कि सामने वाला अपनी बात को मान लेता है। असली में जो शक्ति की डेफिनेशन देता है मार्गेंथाउ, वो कूटनीति की डेफिनेशन है। इसमें बोलता है ना वो शक्ति में, शक्ति की डेफिनेशन क्या है मार्गेंथाउ के अनुसार? सामने वाले को अपनी बात मनवा लेना ही क्या है? शक्ति है। यही कूटनीति की डेफिनेशन है। तो अपनी बात मनवा लेना, वार्ता इस तरीके से की जाए, इतनी चालाकी पूर्ण तरीके से की जाए कि सामने वाला अपनी बात को मान ले। तो ये 3 तरीके मार्गेंथाउ बताता है शांति के प्रयासों में। नियंत्रण द्वारा शांति, रूपांतरण द्वारा शांति और कूटनीति के द्वारा शांति। ये मार्गेंथाउ की शांति के
3 नियम है। मार्गेनथाउ इसे शांति स्थापना का व्यवहारिक साधन बताता है। किसे? जो 3 शांति के प्रयास बताए हैं, इनसे संघर्ष कम किया जा सकता है मार्गेनथाउ के अनुसार। अब मार्गेनथाउ की कूटनीति के 9 नियमों की बात करते हैं अपन, कि जो कूटनीति शब्द इसने बताया है कि शांति स्थापित की जा सकती है कूटनीति से। नियंत्रण अपने को समझ में आ गया, रूपांतरण समझ में आ गया। विश्व सरकार की स्थापना कर दो, विश्व सरकार में रूपांतरित कर दो, ठीक है ना। याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि रूपांतरण हो गया एकल सरकारों का विश्व सरकार में, और आसान भाषा में। नियंत्रण कैसे हो सकता है? निशस्त्रीकरण से, शक्ति संतुलन से, सामूहिक सुरक्षा से, और कूटनीति द्वारा। तो कूटनीति कैसे की जाए? तो मार्गेनथाउ 9 कूटनीति के नियम बताता है। कौन कौन से हैं 9 कूटनीति के नियम? पहला, राजनीति को धर्म से अलग होना चाहिए। अब ऐसी बात कौन करता है कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं होना चाहिए? धर्म विहीन राजनीति पशु तुल्य है। महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म से अलग तो राजनीति होनी नहीं चाहिए, राजनीति में तो धर्म होना चाहिए। पशु विहीन हो जाएगी, पशु तुल्य हो जाएगी धर्म विहीन राजनीति। मार्गेनथाउ क्या कहता है? राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यथार्थ बात, प्रैक्टिकली बात करता है कि राजनीति को धर्म से अलग होना चाहिए। दूसरा, विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। ये बात बोल ही रहा है, बार बार बोल रहा है कि कूटनीति में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विदेश नीति राष्ट्र हितों पर आधारित होती है। कभी आप विवेक को खो दो, वहां पे सार्वभौमिक नैतिकता को अपनाने लग जाओ, राष्ट्रीय हितों को भूल जाओ। वहां की बातें कर रहा हूं मैं, जो 6 नियम बताए हैं। तो राष्ट्र हित इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो करता है कि धर्म से अलग होना चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्र हित इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड की तरफ मत देखो, मेरी बात सुनने का प्रयास करो। राष्ट्र हित क्या बताता है मार्गेनथाउ? आपका जवाब है शक्ति। ठीक है, मान ली। राष्ट्र हितों के फिर कोई अर्थ नहीं बताता है, और 2 राष्ट्र हित बताता है। कौन कौन से? स्थायी हित और अस्थायी हित, मार्मिक और अमार्मिक। क्या स्थायी हितों के लिए राष्ट्र को समझौता कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और अस्थायी हितों के लिए समझौता कर लेना चाहिए। यदि कोई आर्थिक हित सध रहा है, अपना सांस्कृतिक हित सध रहा है, समझौता कर लेना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन स्थिर हितों के लिए समझौता नहीं करना चाहिए। यही अगला पॉइंट, स्थिर हितों पर समझौता नहीं और अस्थिर हितों पर समझौता कर लेना चाहिए। अब अपने अपने हित को ध्यान में रखेगा, सामने वाले राष्ट्र के हित को ध्यान में नहीं रखेगा। सामने वाला राष्ट्र भी बातचीत नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा। क्यों करेगा? उसका कोई हित ही नहीं सिद्ध रहा। तो भाई अपने अपना हित सोच रहे हैं, सामने वाला राष्ट्र भी तो अपने हित के बारे में सोच रहा है ना। तो सामने वाले राष्ट्र को, यानी दूसरा जो राष्ट्र है, उसके भी हितों को ध्यान में रखना चाहिए। देखो अभी ये 9 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। 4 पॉइंट 5 पॉइंट कर लिए अपन ने, आसान है। पहला तो राजनीति को धर्म से अलग होना चाहिए, और राजनीति को धर्म से अलग नहीं होना चाहिए। कौन बोलता है? गांधी जी। राष्ट्रीय हितों को नहीं भूलना चाहिए, राष्ट्रीय हित तो प्रधान ही है। स्थिर हितों के लिए समझौता नहीं करना चाहिए, अस्थिर हितों के लिए कर लेना चाहिए। 4 बातें। और जो दूसरा राष्ट्र है, सामने वाला राष्ट्र है, उसके भी हितों को ध्यान में रखना चाहिए। 5 नियम। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले के बाद में जो चारों है ना, वो राष्ट्रीय हितों की बात कर रहे हैं। 6वां नियम, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पूर्णतः नष्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर आपने कभी पढ़ा हो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में एक कारण आता है कि इसके बीज तो पहले विश्व युद्ध में लग गए थे। क्योंकि पहले विश्व युद्ध की जो संधि हुई थी पेरिस में,
उस पर साइन करते हुए जर्मन के चांसलर ने ये कहा था कि ये जो स्याही है ना पेन की कलम से निकल रही है, ये मैं अपनी, ये स्याही नहीं, ये खून से साइन कर रहा हूँ, अपने खून से, जर्मनी के लोगों के खून से हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और उसका परिणाम वो निकला, क्योंकि बहुत भेदभाव हुआ था इस संधि में जर्मनी के साथ में, उसका परिणाम था दूसरा विश्व युद्ध। तो किसी राष्ट्र को पूर्णतः समाप्त नहीं करना चाहिए, भारत भी कम नहीं है। नेपाल, भूटान यदि ये आज भारत के दुश्मन बनने को तैयार हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति भी खामीपूर्ण रही है। उसी का खामियाजा है कि वो चीन की तरफ ज़्यादा उत्सुक है। संविधान बनाने के लिए भारत नेपाल गया, नेपाल का जो संविधान बना है वो भारतीयों द्वारा तैयार किया गया, लेकिन इस तरीके से हमने डिवाइड करना चाहा कि मधेशियों को एक तरफ कर दिया गया, वहाँ की जातियाँ हैं, तो अपने स्वार्थ को ध्यान में रख करके अपने उनके संविधान को बनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे वहाँ की जनता है उसमें भारतीयों के प्रति कटुता उत्पन्न होने लग गई। तो कहने का मतलब है कि मार्गेनथाउ का ये नियम कि पूर्णतः नष्ट नहीं करना चाहिए और कमजोर राष्ट्र को स्वतंत्र निर्णय नहीं लेना देना चाहिए। नेपाल कमजोर राष्ट्र था तो हमने स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने दिया। और इसका एग्जाम्पल है डोकलाम विवाद। भारत ने भूटान के साथ में समझौता कर रखा है, एग्रीमेंट है हमारा कि तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, यदि कोई बाहरी शक्ति यहाँ पर आक्रमण करती है, तुम्हें परेशान करती है तो। डोकलाम में चीन ने परेशान किया, भारत पहुंच गया वहां पे। तो ये विदेश नीति का हिस्सा है, कमजोर राष्ट्र को स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देना चाहिए। 7 नियम, धर्म से अलग नहीं होना चाहिए, राष्ट्रहित मुख्य है, राष्ट्रहित क्या है, स्थिर हितों के लिए समझौता नहीं करना चाहिए, स्थिर हितों के लिए तैयार रहना चाहिए। 5वां नियम था दूसरे राष्ट्र के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए, किसी राष्ट्र को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, कमजोर राष्ट्र को स्वतंत्र निर्णय नहीं लेना देना चाहिए। 8वां नियम, सेना को राजनीति के अधीन होना चाहिए। सेना को राजनीति के अधीन होना चाहिए, नहीं तो कभी भी तख्ता पलट हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में उल्टा सिस्टम है, राजनीति सेना के अधीन है, सेना जैसे चाहती है वैसे राजनीति को चलाती है। मार्गेनथाउ क्या कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि सेना राजनीति के अधीन नहीं है शुरू से ही, तो वही आदत हो गई। अपने चाहे 70 साल 75 साल के इतिहास में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई है कि सेना ने कभी ऐसा प्रयास भी किया हो, ऐसा सोचा भी हो, दिमाग में भी आया हो, क्योंकि सेना राजनीति के अधीन है। सरकार को सेवक की भांति नहीं बल्कि नेता की तरह काम करना चाहिए। अगर किसी को कमान सौंपी गई है तो वो सेवक की तरह काम नहीं करे, वो नेता की तरह काम करे। ये मार्गेनथाउ की कूटनीति के 9 नियम है। आई होप कि आधे से ज़्यादा तो आपको अभी याद हो गए होंगे। बाकी आपके सामने 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो यदि 1-2 बार इनको अच्छे तरीके से देख लिया तो मार्गेनथाउ की कूटनीति के 9 नियमों में 6 सिद्धांतों में प्रश्न गलत नहीं होंगे। और 3 शांति के प्रयास, उसी 3 शांति के प्रयास में एक कूटनीति है, ठीक है, एक रूपांतरण है, विश्व सरकार में रूपांतरित हो जाओ, और एक है नियंत्रण के द्वारा। नियंत्रण कैसे, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा। 2 तो आपको वैसे याद हो जाने चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है, और एक निशस्त्रीकरण। अब मार्गेनथाउ के यथार्थवाद की आलोचना, क्या आलोचना, अब तो ये आलोचना अपन भी कर सकते हैं। तो आलोचना में तो महारत हासिल अपने को, हिंदुस्तानियों को। किसी में 1000 गुण भी होंगे तो 1-2 खामी तो अपन निकाल ही देंगे, और पूरे मोहल्ले में और बता देंगे कि इसमें ये कमी है। तो आलोचना में तो माहिर हो जाना चाहिए अपने को विशेषताएं पढ़ने के बाद। क्या यथार्थवाद विशेषता अपने पढ़ी है कि यथार्थवाद शक्ति की बात करता है, संघर्ष की बात करता है, मनुष्य में दुर्गुण की बात करता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष ही पाया जाता है, सहयोग नहीं होता है? सहयोग भी होता है। पहली आलोचना।
क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या व्यक्ति जो होते हैं, क्या व्यक्ति में केवल दुर्गुण ही दुर्गुण होते हैं? मार्गेंथाउ तो ये कहता है ना, व्यक्ति में दुर्गुण होते हैं, व्यक्ति में सद्गुण भी होते हैं। और तीसरी आलोचना जो मैंने बीच में आपको बता दी कि जब आप शक्ति के लिए संघर्ष मान रहे हैं, संघर्ष की बात करते हैं, सहयोग की कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये शांति के प्रयास बीच में बताने की क्या जरूरत है कि नियंत्रण से शांति आ जाएगी, हैं? विश्व सरकार की स्थापना कर दो, रूपांतरण कर दो तो शांति आ जाएगी, कूटनीति से शांति आ जाएगी, ऐसी बात ही नहीं है। बस ऐसी बात बताता ही, यही आलोचनाएं हैं। ये आपको याद रखना है। स्टैनले होफमैन इसे पावर मोनिज्म कहता है, यथार्थवाद को एकल शक्तिवादी दृष्टिकोण कहता है। स्टैनले होफमैन एक समन्वयवादी विचारक हैं जो समन्वय स्थापित करते हैं, किसमें? आदर्शवाद और यथार्थवाद में समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है स्टैनले होफमैन, और पावर मोनिज्म कहता है यथार्थवादी सिद्धांत को। क्लियर? ये आलोचनाएं हैं। आगे अपन देखें, नव यथार्थवादी सिद्धांत आ जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया जहां भी आ जाए नव उदारवादी, नव मार्क्सवादी, नव यथार्थवादी, नव प्रकार्यवादी, तो ये नव आते ही इसका मतलब है कि उन्हें मूल बातों को नहीं छोड़ा है। जैसे यथार्थवाद की मूल बातें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, शक्ति साध्य साधन दोनों हैं, इनको नहीं छोड़ेगा ये। लेकिन जो कमियां रही हैं, जिन आधारों पर आलोचना की गई है, उनको फुलफिल करने का प्रयास किया जाता है नए विचारकों के द्वारा। तो यथार्थवाद के नए समर्थक ये कहते हैं, सही है आपकी बात कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष ही संघर्ष नहीं पाया जाता है, सहयोग भी पाया जाता है। मार्गेंथाउ जी से गलती हो गई। तो एक विचारक आता है 1980s में, केनेथ वोल्टेज, समकालीन राजनीति कहा जाता है 1970 के बाद की पॉलिटिकल साइंस को। इसी समय का ये विचारक है केनेथ वोल्टेज, ये रहा नाम, केनेथ वोल्टेज। यथार्थवाद की कमियों को दूर करता है ये सिद्धांत। ये मान लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष ही नहीं बल्कि सहयोग भी पाया जाता है। अब इसकी शाखाएं हैं, ये 3 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, 3 ब्रांचेज बन जाती हैं नव यथार्थवादी दृष्टिकोण की। पहली तो है संरचनात्मक यथार्थवाद, दूसरी है सुरक्षावादी यथार्थवाद, तीसरी है उदारवादी शाखा। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, नव यथार्थवाद के कोष्टक में लिखा हुआ है संरचनात्मक यथार्थवाद, यानी ये नव यथार्थवाद और संरचनात्मक यथार्थवाद की जो विशेषताएं अपन पढ़ेंगे, संरचनात्मक यथार्थवाद और नव यथार्थवाद की जो विशेषताएं अपन पढ़ेंगे वो एक ही है। जो संरचनात्मक यथार्थवाद जैसी बात करता है वही नव यथार्थवाद है। नव यथार्थवाद का जनक भी केनेथ वोल्टेज है, संरचनात्मक यथार्थवाद का जनक भी या संरचनात्मक यथार्थवाद शाखा का प्रतिपादक भी केनेथ वोल्टेज ही है। जो विशेषताएं अपन पढ़ेंगे संरचनात्मक यथार्थवाद की, वो ही नव यथार्थवाद की विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर उदारवादी शाखाएं भी 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक डिफेंसिव और एक ऑफेंसिव, रक्षावादी शाखा और एक आक्रामक शाखा। जो रक्षावादी शाखा है इसके समर्थक हैं जॉन हॉर्ज, चार्ल्स ग्रेथर, और आक्रामक हैं वो इसके प्रतिपादक हैं मिएरे सिएरे। ठीक है, यानी एक शाखा है रक्षावादी जो सहयोग की बात करती है, और दूसरी है आक्रामक ऑफेंसिव जो बात करती है संघर्ष की। मिएरे सिएरे इसके समर्थक हैं। नव यथार्थवाद सिद्धांत के बारे में, नव यथार्थवाद का उद्भव 1980 के दशक में हुआ और यथार्थवाद की सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए आया। और मेनली क्या कमी थी इसकी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या केवल संघर्ष ही पाया जाता है? तो नव यथार्थवाद कहता है नहीं साहब, संघर्ष के साथ साथ में सहयोग भी पाया जाता है, यानी सहयोग और संघर्ष दोनों की बात करता है। इसकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला अपन पढ़ते हैं संरचनात्मक यथार्थवाद, स्ट्रक्चरल रियलिज्म। फिर आपको बता देता हूँ
इसकी जो विशेषताएं अपन पढ़ रहे हैं संरचनात्मक यथार्थवाद की, वो ही नव यथार्थवाद की विशेषताएं हैं। इसकी सबसे प्रमुख शाखा है और इसके प्रतिपादक हैं केनेथ वोल्टेज। और केनेथ वोल्टेज की पुस्तक जो 1979 में आई, थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 में बुक आती है, 1980 में सिद्धांत डेवलप हो गया, थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्या क्या बातें बताते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष के साथ सहयोग भी पाया जाता है। राष्ट्रों को स्थिर हितों की तुलना में अस्थिर हितों पर अधिक बल देना चाहिए। सेम बात जो यथार्थवाद कह रहा था, स्थिर हितों के लिए समझौता नहीं करना चाहिए, अस्थिर हितों के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। लेकिन यदि शांति स्थापित करनी है अब, तो अस्थिर हितों पर ज्यादा बल देना चाहिए। ये दौर था जब शीत युद्ध चल ही रहा था, देतांत का समय है 1980s, देतांत मतलब शांतिकाल है, यूएसएसआर में सहयोग बढ़ रहा है। तब ये सिद्धांत आता है कि ऐसा कैसे कहते हैं आप कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष ही पाया जाता है। मैंने आपको बताया है, कोई भी थॉट को समझने के लिए उस समय की परिस्थिति को समझ लीजिए। तो इस समय सहयोग बढ़ रहा है, यूएसएसआर में सहयोग बढ़ रहा है, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी में सहयोग बढ़ रहा है। तो ये वो समय है जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सहयोग पर आधारित है। तो संघर्ष पाया जाता है मान लिया, लेकिन सहयोग भी पाया जाता है। अस्थिर हितों पर काम करो। अगर आर्थिक हित बढ़ेंगे, सांस्कृतिक हित बढ़ेंगे, आज देशों में युद्ध नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि सबके पास में परमाणु बम है, साहब युद्ध नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। सबसे बड़ा कारण है कि आर्थिक डिपेंडेंसी हो गई, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो गई। भारत चाइना के मध्य यदि आज युद्ध हो, करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं अपने देश में जब वहां से कच्चा माल आता है या बन करके जो माल आता है, टॉयज आते हैं। बहुत बड़ा व्यापार है, हालांकि व्यापार घाटा अपने पक्ष में है। लेकिन युद्ध नहीं होने का सबसे बड़ा कारण अस्थिर हितों को बढ़ाएंगे तो भी शांति रहेगी। दूसरा, केनेथ वोल्टेज स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम की बात करता है, संरचनात्मक यथार्थवाद की बात करता है। इसका क्या मतलब है? यहां तो इसने कहा है जिसमें महाशक्तियों की संख्या और उनकी भूमिका का अध्ययन करता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम में के तहत केनेथ वोल्टेज कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वैसी ही बन जाएगी जैसी विश्व की संरचना होगी, या विश्व व्यवस्था वैसी बन जाएगी जैसी विश्व की संरचना होगी। इसका क्या मतलब है? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। शीत युद्ध में दो गुट हैं, एक साम्यवादी देशों का गुट, एक पूंजीवादी देशों का। समाजवाद पूंजीवाद दो भागों में बंटा हुआ है। आज दुनिया किस ओर जा रही है? पूंजीवाद की तरफ। ऐसा क्यों? यूएसएसआर जो समाजवाद पे टिका हुआ था, जो साम्यवादी क्रांति पे टिका हुआ था, उस जिसने 15 देशों का एक संगठन था, सोवियत संघ रूस कहलाता था, 1991 आते आते उसका विघटन हो गया। तो व्यवस्था असफल हो गई, लोगों का रुझान साम्यवाद को एक्सेप्ट करने में कम हो गया। उसी दौर में पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, एक जर्मनी बन जाती है। तो वो भी इस कारण से होता है कि पूर्वी जर्मनी जहां साम्यवाद पर आधारित है, पश्चिमी जर्मनी पूंजीवाद पर आधारित है। और जब एक हो गया तो ज्यादा फोकस वो पूंजीवाद पे ही रहा, क्योंकि वहां पे ग्रोथ हो चुकी थी, लोगों का जीवन स्तर बढ़िया लाइफ जी रहे थे वो। और जो पूर्वी जर्मनी था वो साम्यवाद में रहते हुए समानता लाने के चक्कर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो दुनिया किधर जाने लगी? यूएस की तरफ, पूंजीवाद की तरफ, कैपिटलिज्म की तरफ, जहां हम पहले
राष्ट्रीयकरण पर बल दे रहे थे, समाजवाद की तरफ जा रहे थे, आज पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं, निजीकरण पर बल दे रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल को अपना रहे हैं। तो केनेथ वोल्टेज का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वैसी ही हो जाएगी जैसी विश्व की संरचना बनेगी। ये समझाने का प्रयास करता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। ये लिख लीजिएगा आप ये वाली लाइन यहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वैसी ही हो जाएगी जैसी विश्व की संरचना होगी। अब इसमें महाशक्तियों का अध्ययन करता है, यूएसए और यूएसएसआर का अध्ययन करता है कि यूएसएसआर की तरफ व्यवस्था क्यों नहीं गई, यूएसए की तरफ क्यों गई, क्योंकि संरचना ऐसी बन गई विश्व की। जो बातें मैंने बताई है ये केनेथ वोल्टेज ने बताई है। केनेथ वोल्टेज के अनुसार राष्ट्रों को वर्तमान क्षमता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, संभावित क्षमता के आधार पर नहीं। आज यदि संभावित क्षमता के आधार पर निर्णय लेंगे और युद्ध हो गया, आज इतनी ताकत नहीं पाकिस्तान में कि वो यूएस से टक्कर ले सके, इतनी शक्ति नहीं जापान के पास कि वो यूएसए से युद्ध लड़ सके, ऐसे हथियार नहीं, इसलिए तो भारत के पास आ रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था, बात आ गई तो बता देता हूँ, कि हम जापान की सुरक्षा नहीं कर सकेंगे अब, इसलिए जापान ने भारत से नज़दीकियाँ बढ़ाई, उसी चक्कर में बुलेट ट्रेन मिल गई अपने को। तो वर्तमान क्षमता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, संभावित क्षमता के आधार पर नहीं तो नुकसान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजकता वाली होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं पाया जाता है। यहां पे एक लाइन लिख लीजिएगा आप, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक व्यवस्था तो है लेकिन एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक व्यवस्था है, सहयोग भी पाया जाता है, बातचीत भी हो रही है, अस्थिरता पर बल भी दिया जा रहा है, ठीक है, चल रहा है सिस्टम, लेकिन एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, सत्ता का कोई केंद्र नहीं है। जैसे हर देश में एक राजनीतिक व्यवस्था है, भारत में एक राजनीतिक व्यवस्था है, कौन कानून बनाएगा, कौन लागू करेगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, संसदात्मक है कोई देश या अध्यक्षात्मक है, उसका संविधान है, वहाँ पर कार्य संचालन के लिए प्रशासनिक ढांचा बना हुआ है, देश है, राज्य हैं, जिले हैं, तहसील हैं, ग्राम पंचायतें हैं, नगर परिषदें हैं, नगर निगम है, एक प्रशासनिक ढांचा बना हुआ है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा नहीं है। इसलिए केनेथ वोल्टेज कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजकता वाली होती है क्योंकि सत्ता का कोई एक निश्चित केंद्र नहीं होता है। ठीक है, ये जो विशेषताएं बताई है केनेथ वोल्टेज ने, ये संरचनात्मक यथार्थवाद और नव यथार्थवाद दोनों की विशेषताएं हैं। फिर आगे चलते हैं अपन। केनेथ वोल्टेज अपनी पुस्तक मैन, स्टेट एंड वॉर में लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को 3 आयाम प्रभावित करते हैं: देश का नेता, राष्ट्र और युद्ध। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं और इसके करंट के एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं। एक नेता आया, डोनाल्ड ट्रंप साहब, आते ही कहा कि अमेरिका ने कोई दुनिया का भला करने का ठेका नहीं ले रखा है, यूनेस्को से बाहर हो गया, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया, तो पेरिस जलवायु समझौता एक खटाई में पड़ गया, यूनेस्को से बाहर हो गए। उन्होंने जो एग्रीमेंट किए थे जापान के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कि हम जापान की रक्षा करेंगे, उसने कहा साहब हमने ठेका नहीं ले रखा। यूएनओ में 22% की राशि अमेरिका देता है यूएनओ को, उसमें कटौती कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो एक नेता ने आते ही पूरे विश्व का सिनेरियो चेंज कर दिया। नेता, राष्ट्र, अमेरिका ने चेंज कर ही दिया। युद्ध होते हैं तो व्यवस्था अपने आप ही बदल जाती है। अपन आप और मैं जानते हैं पहले विश्व युद्ध के बाद क्या व्यवस्था थी। ब्रिटेन उभर करके आया, अमेरिका एक नई शक्ति के रूप में पनप रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में रूस एक नई शक्ति बन गया, अमेरिका रूस 2 शक्तियां बन गई। तो युद्ध
विश्व व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। ये संरचनावादी दृष्टिकोण है। फिर अपन देखते हैं सुरक्षावादी दृष्टिकोण। सुरक्षावादी दृष्टिकोण शाखा से संबंधित है जोसेफ ग्रीचो। नव यथार्थवाद की शाखा है सुरक्षावादी। देखिए प्रश्न इस तरीके से भी आता है, सुरक्षावादी दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय राजनीति के किस सिद्धांत से संबंधित है। अब वो नीचे दे देगा, आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद। तो ध्यान रखने की बात है कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सुरक्षावादी शाखा से संबंधित व्यक्ति हैं जोसेफ ग्रीचो। मार्गेनथाउ से प्रभावित होकर लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष ज्यादा पाया जाता है। सुरक्षावादी दृष्टिकोण, सुरक्षा चाहिए साहब, क्यों चाहिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष है। उदारवादी शाखा इसके विपरीत किस पर बल देगी, सहयोग पर बल देगी, कि सहयोग ज्यादा पाया जाता है, संघर्ष कम पाया जाता है। अब उदारवाद क्या है, पूंजीवाद से भी कोरिलेट करता है, और व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, सहयोग, तभी तो व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, व्यापार कब बढ़ेगा, जब सहयोग होगा। तो उदारवादी दृष्टिकोण सहयोग पर बल देता है। देखिए 3 शाखाएं, यहां देखिए आप, ये 3 शाखाएं हैं। अब 3 शाखाओं में संरचनात्मक यथार्थवाद किस पे बल दे रहा है, संघर्ष भी पाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग भी पाया जाता है, बराबर से पाए जाते हैं। सुरक्षावादी दृष्टिकोण, संघर्ष ज्यादा, सहयोग कम। उदारवादी शाखा ये कहती है संघर्ष कम पाया जाता है और सहयोग ज्यादा पाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। क्लियर तीनों। अब देखिए आगे, ठीक है ना। फिर यहीं पर देखिए आप, 2 शाखाएं हो जाएंगी, डिफेंसिव और ऑफेंसिव। डिफेंसिव क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग ज्यादा पाया जाता है, जबकि ऑफेंसिव के समर्थक मिएरे सिएरे कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये डिफेंड कर लेंगे, डिफेंड होएगा सहयोग से, इसी को यहां पे डिस्क्राइब किया गया है। देखिए उदारवादी शाखा किस पे बल देगी, सहयोग पर। इसकी 2 भागों में ये बट गए, रक्षावादी शाखा और आक्रामक शाखा। रक्षावादी शाखा क्या कह रही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग पर अधिक बल दिया जाता है, समर्थक हैं चार्ल्स ग्रेसर, जॉन हर्च। आक्रामक शाखा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष ज्यादा पाया जाता है, मिएरे सिएरे। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नव यथार्थवाद सिद्धांत। अब जो शुरू से अपन चल रहे थे कि किस तरीके से यथार्थवाद का विकास हुआ, वहां पे अपना पहला पॉइंट था यथार्थवाद। कौन सा, प्रारंभिक यथार्थवाद, जहां हमने उन विचारकों को देखा था जो विचारक मार्गेनथाउ से पहले जाने अनजाने ऐसी बात बोल गए जो यथार्थवाद से संबंधित है। यहाँ पे राइनेल्ड नेबुर की कोटेशन, हेनरी किसिंजर की कोटेशन, E.H. कार, इनको अपन ने देखा है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट था परंपरागत यथार्थवाद, जहां पर मार्गेनथाउ के बारे में डिटेल्स से अपन ने पढ़ा है। मार्गेनथाउ के 6 नियम, मार्गेनथाउ की कूटनीति के 9 नियम, शांति के 3 प्रयास, 3 अन्य राष्ट्रीय हित, उनके बारे में जाना। तीसरा पॉइंट था नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद में अपन ने केनेथ वोल्टेज के बारे में पढ़ा, नव यथार्थवाद की 3 शाखाओं के बारे में देखा, संरचनात्मक यथार्थवाद, सुरक्षावादी यथार्थवाद और उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी जो शाखा है वो भी 2 भागों में बट जाती है, ऑफेंसिव डिफेंसिव, रक्षावादी और आक्रामक। उसी क्रम में जो चौथा पॉइंट था नव यथार्थवाद के बाद, वो था द्विधारीय यथार्थवाद। द्विधारीय यथार्थवाद में
स्टीफन ब्रूक इस यथार्थवाद से रिलेटेड विचारक हैं और स्टीफन ब्रूक की बुक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नव यथार्थवाद की केवल 2 शाखाओं को ही मानते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बुक में जो ब्रूक हैं, स्टीफन ब्रूक हैं, ये 2 ही यथार्थवाद को मानते हैं। अपन ने इतने सारे यथार्थवाद पढ़े हैं और आगे भी और पढ़ेंगे, लेकिन स्टीफन ब्रूक साहब का कहना है कि यथार्थवाद तो 2 ही हैं। 2 कौन कौन से? एक तो संरचनात्मक यथार्थवाद शाखा, यानी नव यथार्थवाद की एक शाखा है संरचनात्मक यथार्थवाद, जो अपने पढ़ी है केनेथ वोल्टेज साहब की, और दूसरी है आक्रामक शाखा। संरचनात्मक यथार्थवाद जो सहयोग पर बल देती है और आक्रामक शाखा जो संघर्ष पर बल देती है। मियरे सियरे से रिलेटेड है, ये कोमा नहीं है, मियरे सियरे, ठीक है। और केनेथ वोल्टेज, ये है द्विधारीय यथार्थवाद। क्लियर? स्टीफन ब्रूक का नाम याद रखना है और 2 ही यथार्थवाद बताता है। आगे चलते हैं अपन। स्टीफन ब्रूक आक्रामक शाखा को उत्तर शास्त्रीय यथार्थवाद का नाम देते हैं, ठीक है। तो जहां पे अपन प्रारंभिक यथार्थवाद, परंपरागत यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उसके बाद में द्विधारी यथार्थवाद, और 5वां पॉइंट अपना आता है अधिकतम और न्यूनतम यथार्थवाद, ठीक है। ये इससे कोई कोरिलेशन नहीं है इसका, ये लीजिए। अधिकतम यथार्थवाद और न्यूनतम यथार्थवाद, ये उसी क्रम में चल रहा है अपना। अधिकतम यथार्थवाद और न्यूनतम यथार्थवाद दोनों के बारे में बताने वाला व्यक्ति है रॉबर्ट हुकर, ठीक है। अधिकतम यथार्थवाद भी रॉबर्ट हुकर ने दिया है और न्यूनतम यथार्थवाद भी रॉबर्ट हुकर ने दिया है। शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया था, तब भी मैंने बताया था, अब और अच्छे समझ में आएगा। अधिकतम यथार्थवाद और न्यूनतम यथार्थवाद, रॉबर्ट हुकर यह बताने का प्रयास करता है कि विश्व में शांति कब स्थापित हो सकती है, किस स्थिति में विश्व में शांति रहेगी। तो एक तो ये कहता है कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में शांति रह सकती है जब दुनिया में शक्ति का एक ही ध्रुव हो और उसी की बात को सब मानने लग जाए। तो जब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में शांति स्थापित हो, यह है न्यूनतम यथार्थवाद, यह होगा न्यूनतम यथार्थवाद। और जब विश्व में 2 ध्रुव हो जाए या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो जाए, तो यह हो जाएगा अधिकतम यथार्थवाद। तो देखिए, अधिकतम यथार्थवाद में कहते हैं कि द्विध्रुवीय बहुध्रुवीय विश्व में ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संभव है, जबकि न्यूनतम यथार्थवाद में एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संभव है। आगे आती है बैंडवेगन थ्योरी। बैंडवेगन थ्योरी जे स्लीवर ने प्रस्तुत की है और इनके अनुसार एक ध्रुवीय विश्व, बैंडवेगन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है परीक्षा में। जे स्लीवर ये कहते हैं यदि मान लो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ही हो गई, मान लीजिए यूएसए हो गई, तो जो कमजोर राष्ट्र हैं उनको उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका समर्थन करना चाहिए और उससे लाभ लेना चाहिए। कि जब वो आगे बढ़ रहा है तो जो छोटा देश है वो भी यदि उसका समर्थन करेगा तो वो आगे बढ़ेगा, तो उससे लाभ उठाना चाहिए। फिर आता है इटालियन यथार्थवाद। मैंने बताया आपको कि पुनर्जागरण में जो पुनर्जागरण की डेफिनेशन ये आती है कि कला साहित्य इनमें जो नया विकास हुआ है वो यथार्थवाद है। तो वो पुनर्जागरण है, सॉरी। तो नव यथार्थवाद क्या है? यहां पर इटालियन यथार्थवाद की बात की जा रही है। इटालियन यथार्थवाद जो कला साहित्य सिनेमा जगत पर यथार्थवाद का प्रभाव पड़ा है उसे इटालियन यथार्थवाद कहा जाता है। वाम यथार्थवाद जो साम्यवादी देशों में यथार्थवाद और भौतिकतावाद बढ़ा है उसे वाम यथार्थवाद कहा जाता है। सबसे बढ़िया बात,
वाम यथार्थवाद का एक थिंकर भी अपने को याद हो जाएगा, ये स्कॉलर है मार्क लेफ्टी। वाम का मतलब बायां, लेफ्ट। समर्थक भी कौन कर रहा है, स्कॉलर है इससे रिलेटेड मार्क लेफ्टी और ऑसबॉर्न। और लास्ट है अपना रणनीतिक यथार्थवाद। इस शाखा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र को अपने हितों की पूर्ति के लिए यथार्थवाद के अनुरूप रणनीति बनानी चाहिए, और इसका समर्थक है थॉमस शेलिंग। ये अपना सिद्धांत था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों में आदर्शवाद और यथार्थवाद, इनको डिटेल में अपन ने देखा है। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दिस डिस्कशन।